नेक्स्ट इज मेजर लैंड फॉर्म यानी कि मुख्य स्थल आकृतियाँ। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे जो बाहरी बल हैं उनके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्ड आता है डेन्यूडेशन, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 3 वर्ड्स को और समझते हैं। व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह पे जो शैल हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह हैं, उनका जो टूटना है, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होना है, उसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इरोजन। द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो इरोजन क्या होता है? एक तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। पहले क्या हुआ, बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हुई क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ा उन पे। फिर क्या हुआ? सॉइल इरोजन हुआ। वो पत्थर, वो जीवाश्म, वो चीज़ें क्या हुई, एक जगह से दूसरी जगह तक गई किसी एजेंट के द्वारा, जैसे कि पानी के साथ या हवा के साथ या आइस के साथ, ग्लेशियर्स के साथ या सी टाइड्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ? डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये जो सेडिमेंट्स थे जो वेदरिंग की वजह से बने और फिर इरोजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए, ये कहीं ना कहीं जाकर जमा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को डिपोजिशन कहा जाता है। और जब ये तीनों प्रोसेस इकट्ठे होती हैं, साथ में होती हैं, तो इसे कहा जाता है डेन्यूडेशन। यानी कि डेन्यूडेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे वेदरिंग हो रही है, उसकी वजह से सेडिमेंट्स बन रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इरोजन की वजह से, और कहीं जाकर वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जब ये तीनों प्रोसेस साथ में होती हैं तो इसे एज अ होल कहा जाता है डेन्यूडेशन। नेक्स्ट इज मेजर लैंड फॉर्म्स। जो अर्थ है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आकृतियां बनती हैं। ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ये अलग अलग एजेंट्स के द्वारा बनते हैं। कई बार आइस की वजह से फॉर्मेशंस होती हैं इनकी, या फिर विंड की वजह से फॉर्मेशन होती है, सी की वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है, या फिर रिवर की वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है। अब किस एजेंट की हेल्प से किस तरीके से फॉर्मेशन होती है अब हम वो देखेंगे। वर्क ऑफ अ रिवर। एक नदी का क्या कार्य होता है, वो किस तरह की आकृतियां बनाती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। नदी जहाँ से भी बहती है, तो मान लीजिए ये जगह यहाँ से नदी बहती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से क्या करेगी, मिट्टी को अपने साथ ले जाएगी। और ये मिट्टी को ले जाएगी, इसके द्वारा वो क्या क्या बनाती है अब हम वो देखते हैं। डेल्टा बनाएगी, वाटरफॉल बनाएगी, मेंडर्स बनाएगी, ऑक्सबो लेक बनाएगी और फ्लड प्लेन्स बनाएगी। फर्स्टली बात करते हैं वाटरफॉल की, यानी कि जलप्रपात की। व्हेन द रिवर ट्रम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। वाटरफॉल कब बनता है? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर पत्थर पे गिरती है या किसी घाटी में गिरती है, तो वो जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल को बनाती है। यानी कि मान लीजिए इस तरीके की कोई खड़े ढाल वाली कठोर स्थान है, वहाँ से अगर पानी गिर रहा है ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा है, किसी घाटी में या किसी बड़े बड़े पत्थरों पे गिर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वो आपका बनाएगा वाटरफॉल। Next, there is a fact about the waterfall. Do you know there are thousands of small waterfall in the world? The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in South America. The other waterfall are Niagara Falls located on the border between Canada and USA in North America and Victoria Falls on the border of जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको दिया है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा है वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल वाटरफॉल। और भी वाटरफॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहाँ पे आपका स्थित है नियागा वाटरफॉल। और आगे बात करूं तो अफ्रीका में जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे की जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे एक और वाटरफॉल है, उसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। तो हो सकता है कि हमसे ऐसे पूछा जाए कि टेल लोकेशन ऑफ एंजल फॉल्स, नाइग्रा फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स। तो इसलिए हमें ये याद करना चाहिए अच्छे तरीके से, जो एंजल फॉल्स है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे हाइट पर है, सबसे ज़्यादा लंबा है।
और ये इसकी सिचुएशन कहाँ पे है, वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। बात करते हैं नाइग्रा फॉल्स की, ये लोकेटेड है एट द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। वहीं बात करें विक्टोरिया फॉल्स की, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, एट द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो ये हमने देखे 3 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स। नेक्स्ट, meanders. When the river enters the plain, it twists and turns forming large band known as meanders. पहले की बात करते, जब नदी क्या थी, पर्वतों पे बह रही थी, पहाड़ों से बह रही थी, तो वो एक ही रास्ते में बह रही थी, यानी कि नीचे की तरफ बह रही थी। लेकिन जब वो प्लेन एरिया में आई, एक मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वो क्या करती है, मोड़दार तरीके से, यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ वो बहने लगती है। इस तरीके से वो ऐसे टर्न्स लेके ट्विस्ट करते हुए बहने लगती है। तो ये जो मोड़दार मार्ग है, इसी को मिएंडर कहते हैं। अब सेम चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो क्या हुआ, एक नदी थी, वो एक मैदानी क्षेत्र में इस तरीके से टर्न्स लेके बह रही थी। तो ये जहाँ जहाँ इसने टर्न्स लिए हैं, जहाँ जहाँ ये टर्न्स लिए, अगर मैं इस ब्लू डायग्राम की बात करूँ, तो मिएंडर्स कहाँ है, वो जगह जहाँ पे ये रिवर टर्न कर रही है, यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट छोड़ती जा रही है सॉइल का। तो यही जगह जहाँ पे एक नदी टर्न करती है मोड़दार मार्ग में, तो उसी को कहते हैं मिएंडर्स। ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meanders, the end of the meanders loop come closer and closer. In due course of time, the meanders loop cut off from the river and form a cut-off lake, also known as Oxbow Lake. अब ये जो हमने पैराग्राफ रीड किया, इसे समझेंगे। जो नदी मैदानी इलाके में आ रही है, वो इस तरीके से आ रही है, मुड़ते हुए इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके मोड़दार मार्ग पे आ रही है। पर धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि वो अपने साथ कंटिन्यूस इरोजन कर रही है, अपने साथ मिट्टी को ला रही है और उसे जगह जगह डिपॉजिट करती जा रही है, जमा करती जा रही है, अपनी साइड्स में, अपने किनारों में जमा करती जा रही है। जो मिएंडर्स है ना, ये मोड़दार जो रास्ते हैं, वहाँ पे ये जमा करती जा रही है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो मिएंडर के लूप हैं, ये आपस में पास आते जाएंगे, यानी कि जो मोड़दार रास्ते से नदी आ रही थी, अब धीरे धीरे ये जो मोड़ है, ये क्या करेंगे, पास आते जाएंगे। ये दिखाई दे रहे हैं, पास आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ दूसरे कलर से। यहाँ पे आपने देखिए, ये जो मोड़दार एरिया है, ये पास आता जा रहा है। ठीक है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये जो मिएंडर लूप है, ये कट ऑफ कर जाएंगे रिवर से, यानी कि ये पास आते जा रहे हैं और नदी हर बार अपने साथ मिट्टी ला रही है, और यहाँ पे किनारों पे जहाँ पे वो मुड़ रही है, वहाँ वो उस मिट्टी को छोड़ती जा रही है। इस वजह से धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये नदी बह रही थी और इसके जो मोड़ हैं, वो क्या करेंगे, बिल्कुल इतनी वहाँ पे मिट्टी जमा हो जाएगी कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे नदी से। यहाँ इतनी मिट्टी हो जाएगी कि नदी को अब मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से वो सीधा बहने लगेगी। तो यही जो मिएंडर्स हमारे कट ऑफ हो गए हैं, ये मोड़दार हिस्से जो कट ऑफ हो गए हैं, अब नदी कैसे बह रही है, अब वो ऐसे करके सीधी बह रही है, और जो मिएंडर्स हैं वो कट ऑफ हो गए हैं। तो यही जो कट ऑफ हो गए हैं, ये क्या क्रिएट करेंगे, ये चाप झील का, यानी कि ऑक्सबो लेक का निर्माण करेंगे, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। एक और बार समझते हैं अब इस बुक के डायग्राम से। तो हुआ ये कि एक नदी थी, वो प्लेन रास्ते पे, समतल जगह पे मोड़दार तरीके से आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी लेके आ रही थी और उसे जगह जगह अपने मोड़ों पर, किनारों पर जमा करती हुई जा रही थी, इसलिए एक समय ऐसा भी आया कि उसके 2 मोड़ों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया। वो आपस में लगभग मिल से गए, क्योंकि वहाँ पे हर बार वो लाके मिट्टी को जमा कर रही थी। इस वजह से क्या हुआ कि अब यहाँ पे इतनी मिट्टी हो गई कि जो नदी ट्विस्ट करके जा रही थी, अब वो ट्विस्ट ना करके वो वहाँ से क्या हुआ, सीधी निकल गई। और वो जो मोड़ था, वो जो उसका मिएंडर था, वो क्या हुआ, सेपरेट हो गया नदी से, और उसने एक अपनी छोटी सी झील बना ली, और उसी झील को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। At times, the river overflows its bank. This leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. These raised banks are called leaves.
कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी जो नदी है वो अपने तटों से बाहर की तरफ ओवरफ्लो करने लगती है, बाहर की तरफ बहने लगती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो आसपास का नेबरिंग एरिया होता है ना, आस पड़ोस का क्षेत्र होता है, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ के कारण क्या होता है, जो नदी है ना वो अपने तटों पर, अपना जहाँ पे वो बह रही है उसके आसपास के इलाकों में महीन जो मिट्टी होती है और जो बाकी अन्य पदार्थ है उन्हें क्या करती है, डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, उन्हें धीरे धीरे डिपॉजिट्स करने लगती है अपने किनारों पे। और इन्हीं से फॉर्मेशन होती है एक फ्लैट फर्टाइल प्लेन लैंड की, एक ऐसी भूमि की इसी से फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ही उपजाऊ है और बाढ़ की मिट्टी से बने हुए मैदान है। और इन्हीं रेज्ड बैंक्स को कहा जाता है लीव्स। इन्हीं तटों को, इन्हीं उठे हुए तटों को कहा जाता है लीव्स, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ये एक नदी थी। कभी कभी इसमें पानी इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि ये अपना जो इसका निर्धारित मार्ग है, जो अपना रास्ता है पर्टिकुलर, उससे इधर उधर भी बहने लगती है। और होता क्या है, ये अपने आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ ले आती है और बाकी जगह से ये जो महीन मिट्टी लाई है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स लाई है, टुकड़े लाई है अलग अलग चीज़ों के, उन्हें अपने तटों पे डिपॉजिट करती जाती है। और उससे क्या होता है, हमें एक समतल ज़मीन मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और इससे निर्माण होता है लीव्स का, यानी कि तटबंधों का निर्माण होता है। Next is delta. The river becomes so slow that it begins to deposit its load and each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. तो होता क्या है कि एक नदी चली होती है पहाड़ों से, ठीक है। यानी कि हम इस डायग्राम में देखेंगे कि एक मेन रिवर थी, वो कहाँ से चली थी, पर्वतों से चली थी। पर हुआ क्या, जब वो मेन रिवर समुद्र तक पहुँचने ही लगभग वाली होती है तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो स्पीड है, जो प्रभाव की स्पीड है, बहने की स्पीड है, वो धीमी होती जाती है। और अब वो अनेक छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। यानी कि ये मेन रिवर थी, अब क्या हुआ, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड इतनी कम हो गई है कि धीरे धीरे जा रही है और छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये डिवाइड हो चुकी है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटरी, हर वितरका जो है वो क्या करती है, अपने साथ थोड़ा थोड़ा जो सॉइल का डिपॉजिट होती है उसे छोड़ती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। क्योंकि स्पीड कम है तो क्या करेगा, पानी मिट्टी को बहा के दूर तक नहीं ले जा पाएगा, वहीं छोड़ के आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि मेन रिवर है वो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हुई। और जो हमें ब्राउन एरिया दिख रहा है, जितना भी ब्राउन एरिया है, ये क्या है, ये सॉइल का डिपॉजिट है जो नदी अपने साथ दूर से लेकर आई थी। लेकिन अब क्या हुआ, स्पीड धीमी हो गई तो वो इस डिपॉजिट को यहाँ पे छोड़ती जा रही है और छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में आगे निकल रही है। तो ये फॉर्मेशन जो इस तरह की बन रही है कि एक मेन रिवर है और उससे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रही हैं और बीच बीच में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स, सॉइल डिपॉजिट डालती जा रही है। इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं डेल्टा। अब तक हमने देखा कि जो हमारी रिवर है वो क्या क्या फॉर्मेशंस कर रही है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो हमारी सी वेव्स हैं वो किस तरीके की लैंड फॉर्म्स या फॉर्मेशन बनाती है हमारी अर्थ पर। सो नाउ वी विल स्टडी द वर्क ऑफ सी वेव्स। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to the coastal landform. जो सी वेव्स हैं, जो समुद्र की तरंगे हैं, वो क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, मिट्टी को या मिनरल्स को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करती हैं और दूसरी जगह जाके उन्हें डिपॉजिट कर देती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स है, यानी कि जो समुद्र तट पर बहुत सारी स्थल आकृतियाँ बन जाती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. Cracks develop. Over time they become larger and wider. Thus hollow-like caves are formed on the rocks and they are called sea caves. तो मान लीजिए ये समुद्र की लहरें हैं, ब्लू कलर में मैं लहरें शो कर रही हूँ और अब मैं ब्राउन कलर में शो कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, एक चट्टान है, ठीक, ये एक चट्टान है। तो हुआ ये कि ये लहरें हैं, ये स्पीड में, फोर्स में बार बार इस चट्टान से टकराती जाती हैं, बार बार टकराती जाती हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें दरारें सी पड़ गई, यहाँ पे धीरे धीरे दरारें पड़ गई। और जैसे जैसे टाइम और बीतता गया तो ये जो दरारें पड़ी थी समय के साथ बड़ी होती गई और फिर ये चौड़ी होती गई, ठीक है, बड़ी होती गई और चौड़ी होती गई। इससे धीरे धीरे गुफा का निर्माण हुआ।
क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक केव लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। ये केव है ना, गुफा है, इसलिए इसे केव कहा गया है। और इसे बनाया किसने है? सी वाटर ने बनाया है, और ये समुद्र में बनी हुई है, इसलिए इसे कहा जाएगा सी केव। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये सी वेव्स होती हैं, समुद्री तरंगे होती हैं, कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं किसी रॉक पर, तो उसमें दरारें डेवलप होती हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं, और टाइम के साथ ही वो बड़े होते जाते हैं, ठीक है, और एक केव्स जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है, जिसे सी केव्स कहा जाता है। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arc। तो होता क्या है कि हम अभी जान चुके थे कि ये कोई रॉक है और उस पर बार बार क्या हो रहा है? पानी टकरा रहा है, इस पर बार बार पानी टकरा रहा है। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी क्या हुआ, एक क्रैक हुआ, फिर धीरे धीरे वो क्रैक बड़ा हुआ, एक केव की शेप में बड़ा हुआ, और उसे हमने सी केव कहा था। अब हुआ क्या कि टाइम के साथ, क्योंकि एक छोटी सी केव बन गई है, तो पानी इसके आर पार जाने लगा। जब पानी जाने लगा तो धीरे धीरे ये और बड़ी होती गई, इतनी बड़ी होती गई कि ये देखो, ये बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, दैट ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। यानी कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे ये आर्क की तरह, क्योंकि पानी अंदर से जा रहा है ना, तो एक आर्क जैसी शेप हो गई, और सिर्फ छत बची है, ये छत के जैसी है ना, तो सिर्फ ये छत बची है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे समुद्री गुफाओं के बड़े होने पर केवल छत ही बचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सी आर्क। तो ये एग्जाम्पल है सी आर्क का, कि ये देखिए बार बार समुद्री पानी आने जाने रहा है, तो सिर्फ एक आर्क सी बन गई है और सिर्फ छत बची है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सी आर्क का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिचुएशन। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये आर्क और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, और ये जो छत है ये भी बीच से टूट जाएगी। फाइनली हमारे पास जो दो चीज़ें रह जाएंगी वो क्या होगा, इस साइड का पिलर रह जाएगा और इस साइड का पिलर रह जाएगा। तो जब सिर्फ पिलर रह जाएगा, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। उसका इरोजन इतना ज़्यादा होगा कि छत टूट जाएगी, सिर्फ वॉल रह जाएगी। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैक्स। Next, the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called a sea cliff। sea cliff क्या होता है कि मान लीजिए इस तरीके की एक जगह है कि समुद्र का पानी उसके नीचे टकरा रहा है। सी क्लिफ क्या होती है, वो वर्टिकल हाइट जिससे समुद्र का पानी टकरा रहा है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, सी क्लिफ क्या है, ये ऊंचाई वाली जगह जो कि वर्टिकली ऊंचाई है, और इससे समुद्र का पानी आके यहाँ पे टकरा रहा है। ओके, तो ये थी सी क्लिफ। नेक्स्ट बात करते हैं, द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीच। जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्री तरंगे होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं अपने साथ, क्योंकि वो सेडिमेंट्स को लेके आती हैं और वो उसे डिपॉजिट कर देती हैं, जमा करती हैं अपने आसपास के किनारों पे। फॉर एग्जांपल रेत लेके आई और अपने आसपास के किनारों पे जमा कर दिया, तो धीरे धीरे उससे क्या बन जाएगा, बीच का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट इज वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स बेसिकली क्या होते हैं, रिवर्स ऑफ स्नो। एक ऐसी बड़ी सी नदी जिसमें बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर, एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। तो होता क्या, ये ग्लेशियर्स जो है ये ऊपर से पर्वतों से आ रहे होते हैं, ठीक है, ये नदी आ रही होती है बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को लेके, और ये क्या करती है, बड़े बड़े गड्ढे बना देती है, हॉलो और डीप, खाली और डीप बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। फिर कुछ समय बाद जो इसमें ये बर्फ पड़ी हुई है, ये जो बर्फ इसके अंदर पड़ी हुई है गड्ढों में, ये क्या होता है, ये धीरे धीरे पिघलती है और ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं और ये ब्यूटीफुल लेक्स का निर्माण करते हैं माउंटेन एरिया में। और इन लेक्स को, क्योंकि ये ग्लेशियर्स की हेल्प से बनी है, इसलिए इन्हें ग्लेशियर्स लेक कहा जाता है। The material carried out by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt get deposited and these deposit forms glacial moraines। तो होता क्या है कि ग्लेशियर्स जो है ये भी अपने साथ कंकड़, पत्थर, छोटे छोटे सिल्ट, सैंड, रॉक्स के टुकड़े अपने साथ लेके जाता है, और जहाँ पे इन टुकड़ों को, इन सेडिमेंट्स को सबको डिपॉजिट कर देता है, जहाँ इन सबको जमा कर देता है, वो जगह क्या कहलाती है, ग्लेशियर मोरेन।
नेक्स्ट इज विंड, वर्क ऑफ विंड। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अगर मैं बात करूँ रेगिस्तान की, तो क्योंकि वहाँ पे नदियाँ नहीं है, वहाँ पे सी वेव्स नहीं है, वहाँ पे वाटर नहीं है, वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, तो वहाँ सबसे एक्टिव एजेंट है वो है हमारा विंड, वो है हमारी हवा। ठीक है, यही मेन सोर्स है इरोजन की और डिपोजिशन की। यही क्या करती है, सैंड को, सॉइल को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करती है, इरोजन करती है और उसे दूसरी जगह जाके डिपॉजिट करती है। इन डेजर्ट यू कैन इजीली सी rock in the shape of mushroom, commonly called mushroom rock. Winds erodes the lower section of the rock more than the upper part, therefore such rocks have narrow base and wider top. जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है एक मशरूम रॉक, तो होता क्या है, जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वहाँ की जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें, वो कुछ इस मशरूम की तरह शेप की होती हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे का लोअर पार्ट होता है वो तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसलिए जो हवा होती है वो अपने साथ उसे इरोजन करती है, उसे अपर्दन करती है, अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट कर देती है, वहां से इसे इरोड करके। और जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, वाइड होता है, वो ज्यादा चौड़ा होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है वो नैरो होता है। तो ये कुछ मशरूम जैसी दिखती है, इसलिए इन रॉक्स को मशरूम रॉक कहा जाता है। When it stop blowing, the sand falls and get deposited in lower hills like structure. These are called sand dunes. क्योंकि रेगिस्तान में हवा बहुत पावरफुल होती है, तो क्या होता है, ये सैंड पार्टिकल्स को यहाँ से पिक करेगी और बहुत दूर जाके उसे डिपॉजिट करेगी। तो जहाँ पे भी इसे डिपॉजिट करेगी वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाएंगे, यानी कि रेत के टीले बन जाएंगे। हवा इतनी तेज चल रही है और बहुत ज्यादा सैंड को उठा के बहुत दूर उसे डिपॉजिट कर रही है, तो उससे ये हमारे रेत के टीले बन जाएंगे। नेक्स्ट, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance, and when such sand is deposited in large area, it is called लुइस। तो होता क्या है, जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के, जो रेत के दाने होते हैं, जो बहुत ही महीन होते हैं, उनका वेट बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही कम होता है। इसी वजह से हवा उसे बहुत बहुत किलोमीटर तक, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक उड़ा के ले जाती है। जब ऐसी सैंड डिपॉजिट हो जाती है एक बहुत बड़े एरिया में, तो वो क्या करती है, लुइस की फॉर्मेशन करती है, यानी कि जो सैंड के बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं वो रेगिस्तान से, डेजर्ट एरिया से हवा के साथ बहुत ही दूर, बहुत दूर, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके लार्ज क्वांटिटी में एक बड़े से एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसी लार्ज एरिया को कहते हैं लुइस, LOESS। नेक्स्ट इस क्वेश्चन आंसर, व्हाई डू द प्लेट्स मूव। जो प्लेट्स होती है वो मूवमेंट क्यों करती हैं? द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के लिथोस्फेयर में, वो इसलिए मूवमेंट करती हैं क्योंकि अर्थ के इनसाइड मूवमेंट हो रहा होता है मैग्मा में। व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? The low hill-like structure formed due to deposition of the sand at one place by the wind in the desert is called sand dunes. रेत के टीले क्या होते हैं? तो जैसे हिल्स होता है, पहाड़ी होती है ना, माउंटेन्स होते हैं बहुत बड़े, उससे छोटी होती है पहाड़ी, तो इसी तरह हवा जो रेगिस्तान में बहती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, और वो क्या करती है, सैंड के जो लाइट वेटेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है, कुछ इस तरीके से रेत का टीला सा बना लेती है, उसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? जो बीच होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं? द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीच। क्योंकि जो समुद्र की तरंगे होती हैं, जो समुद्र की वेव्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने साथ जो सेडिमेंट्स हैं उन्हें किनारों पे जमा करती जाती हैं, और धीरे धीरे उससे बीच की फॉर्मेशन हो जाती है। What are oxbow lakes? Oxbow lakes क्या होते हैं? क्योंकि जो नदी है जो घुमावदार तरीके से बह रही होती है, वो क्या करती है, ढेर सारी मिट्टी अपने साथ लाती है और उन्हें जगह जगह किनारों पे जहां जहां मुड़ती है वहां पे डिपॉजिट करती जाती है, जमा करती जाती है। इस वजह से एक ऐसा टाइम आता है कि जो इसके किनारे हैं ये आपस में मिल जाते हैं, और ये जो टर्निंग पॉइंट है ये मेन रिवर से अलग हो जाता है। तो ये जो अलग हुआ पार्ट है यही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक। टेक द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। ऑप्शन है क्लिफ, बीच एंड सी केव। जब सी केव बनती है तब भी क्या होता है, जो रॉक है, जो समुद्र की तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो क्या करती हैं, उसका इरोजन करती हैं, ठीक है ना, बीच में से उसके
क्या करती है, एक केव सी बना लेती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन क्लिफ, क्लिफ भी क्या होती है, इस तरीके का एरिया होता है जिससे समुद्री वेव्स टकराती है, तो टाइम के साथ उसका क्या करती होंगी, इरोजन करती होंगी, तो सी वेव्स क्लिफ का भी इरोजन करती हैं। तो सिर्फ एक ऐसा आंसर है बीच, बीच में क्या करती है, सी वेव्स, सी वेव क्या करती है बीच में अपने साथ, लहरें अपने साथ शोर पे, किनारों पे क्या कर जाती हैं, सैंड को डिपॉजिट करती हैं, तो बीच इसका आंसर सही है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज फ्लड प्लेन, बीच, मोरेन। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लाते हैं उनको डिपॉजिट कर देते हैं, और जहां डिपॉजिट करते हैं वही जगह मोरेन कहलाती है। विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ में जब सडन मूवमेंट होता है, अचानक कोई मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वॉल्केनो आता है। वॉल्केनो तब आता है जब अंदर हीट प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मैग्मा एकदम से क्रस्ट को बर्स्ट करके बाहर निकल आता है। नेक्स्ट इज मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन द डैश, जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पे मशरूम रॉक फाइंड आउट होती हैं, क्यों, क्योंकि जो नीचे का एरिया होता है वो विंड हाई स्पीड में उसे कट करती जाती है, टाइम के साथ कट करती जाती है, इसलिए नीचे का एरिया होता है वो नैरो होता है, ऊपर का वाइड होता है, और इस तरह की रॉक्स कुछ मशरूम की तरह दिखती हैं और ये डेजर्ट इलाके में पाई जाती है। नेक्स्ट इज ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन डैश, तो ये फाइंड होती है रिवर वैलीज पे, जो नदी की घाटियां होती हैं वहां पे ये फाइंड आउट होती हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, जो आंसर है वो सामने सामने लिखे हैं। ग्लेशियर्स क्या है, रिवर ऑफ आइस, एक ऐसी नदी जिसमें बड़ी बड़ी बर्फ के टुकड़े हैं और वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं। मिएंडर्स क्या है, वो रिवर से रिलेटेड है, नदी जब मुड़ती है तो उसके जो मोड़ होते हैं उन्हीं को मिएंडर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज बीच, बीच क्या होता है, सी शोर, जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां पे हमें बीचेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज सैंड ड्यून्स, जो है वो डेजर्ट से रिलेटेड है, यानी कि रेत के टीले। नेक्स्ट इज वाटरफॉल, जो वाटरफॉल होता है ये सी क्लिफ से रिलेटेड है, क्योंकि ये सी क्लिफ होती है वर्टिकल हाइट्स पे, पानी यहाँ पे टकराता है, और वाटरफॉल भी इसी तरीके का होता है कि एक बड़े हार्ड सरफेस से नीचे की तरफ गिरता है किसी घाटी में। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक कब आता है, जब अर्थ के इनसाइड वाइब्रेशंस होती है, उसी की वजह से अर्थक्वेक हमारा फॉर्म्ड होता है। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।